एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एनी बुक पब्लिकेशन से ऋषा। तो आज हमारे लाइव इंटरेक्शन सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर खलीद जावेद जी अपनी बुक के लाइव इंटरव्यू के लिए। तो चलिए उन्हें इनवाइट करते हैं हमारे इस लाइव सेशन में। मिनिमाइज मत करना उसको। हेलो सर। हेलो, आदाब। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। तो अपने बारे में सर हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। आप पूछिए तो बताऊं। क्या आप बताऊं? अपने बारे में कुछ बताइए सर। आप जानती हैं मैं एक राइटर हूँ, एक लेखक हूँ। नावल लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ उर्दू में। और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे दिल्ली में, इसमें मैं जो हूँ वो पढ़ाता हूँ। मैं इसमें मैं प्रोफेसर जी। हूँ। और इंटरेस्ट मेरा जो है वो कहना चाहिए कि फ़िलासफ़ी में, सोशल साइंसेज़ में और साइकोलॉजी में है। बाकी एक राइटर अपने बारे में जो भी कहेगा, जब आप नेक्स्ट सवाल करिए तो बताऊं। अपने बारे में इतना ही बता सकता हूं कि मैं एक जी। राइटर। तो सर आपकी ये राइटिंग जर्नी मैं जानना चाहूंगी कि आपकी ये राइटिंग जर्नी जो है ये कब से आप स्टार्ट की है आपने, मतलब आप कब ये से लिख रहे हैं? ये बहुत शुरू से, चूंकि देखिए राइटिंग का मामला ये होता है कि इसका पूरा पूरा ताल्लुक जो है, ये तो एक तरह की क्रिएटिविटी है। तो जो जी जी क्रिएटिविटी जी। होती है, जो कि रचनात्मकता होती है, तो वो जी जी उसके जी। जो या जो उसके सीड्स होते हैं वो बहुत पहले ही से होते हैं। और भले ही आदमी को लिखना ना आता हो या उसको पढ़ना ना आता हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस एक बच्चे में भी, और एक बच्चे में भी ऐसी फीलिंग पैदा होती है कि उसको कुछ अपना एक्सप्रेशन करने की, कुछ उनको मतलब फीलिंग को अपने वे से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत उसको पड़ती है। चाहे वो मोड कोई सा भी हो, चाहे वो पेंटिंग का जी मोड हो, चाहे वो पोइट्री का मोड हो, चाहे वो म्यूजिक का मोड हो, गीत गाने का मोड हो। तो मेरे साथ ये था कि मैं बचपन ही से 6-7 साल, 8 साल की उम्र ही से मैं कुछ उल्टा सीधा लिखने की कोशिश करता था। और जी 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 12 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र में मेरी कहानी छप भी गई थी। मतलब एक जी। बच्चों के मैगजीन में छपी थी। तो अच्छा। यूं आप देखें तो बहुत शुरू से, बचपन से ही जो है वो इस दुनिया को देख के, लोगों को देख के, समाज को देख के, और समाज से जो मनुष्यों का जो संबंध है उसके हवाले से कुछ ऐसे सवालात थे जिनके जवाब मुझे नहीं मालूम थे। लेकिन वो जी उनको जी मैं अपनी मतलब कहानियों में या अपने नावलों के अंदर उनको एक जगह देना चाहता था। यानी मैं अपने अंदर की जो हड़फड़ाहट या जो छटपटाहट थी, उसको मैं लाना चाहता था। मैं उसको लिखना चाहता था। मेरे पास जो भी मीडियम था वो वर्ड्स थे। तो जी अगर ये मीडियम ना होता मेरे पास वर्ड्स का, तो रंगों का मीडियम होता। तो रंगों का मीडियम मेरे पास नहीं था, तो मैं पेंटर नहीं बन सका। लेकिन मेरे पास जी। वर्ड्स थे, तो मैंने फिक्शन का सहारा लिया। तो मैंने, यानी कहना चाहिए कि फिक्शन लिखना शुरू किया। तो अब आज तो एक मतलब उम्र बीत गई, आपने तो बहुत पुरानी बातें याद बंदा दिला दी। जी। तो सर आप अपने अभी जैसे बताया कि आप फिक्शन लिखते हैं, तो अपनी किताब के बारे में भी हमें कुछ बताइए, उनके अंदर की जो कहानियां हैं और जो भी चीजें हैं वो भी हमें यहाँ पे बताइए। एक एक किताब तो मेरी जो है वो, जिसका नाम उर्दू में मौत की किताब था, वो जी जी जी। में आप ही के यहाँ से छाई हुई है, आप ही के यहाँ से छपी है। एनी बुक्स नहीं छापी है, द बुक ऑफ डेथ जी करके। और जी जी वो जी। इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसका हुआ है। ए नसीब खान साहब ने उसका ट्रांसलेशन किया है, जो कि यहाँ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर वो भी पढ़ाते हैं। तो जी। वो जो मेरा नावल है वो एक्चुअली नाम उसका मौत की किताब है, लेकिन वो मौत के बारे में नहीं है, बल्कि वो ऐसी हाँ। कंडीशन के बारे में है, वो ऐसी परिस्थितियों के बारे में है जिसमें आदमी उन परिस्थितियों में रहने के लिए, मतलब रहने के बजाय वो मौत को प्रेफरेंस देना चाहेगा। तो जैसे वो उस बच्चे की कहानी है, वो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसको अपनी माँ के पेट में ही ठोकर लगती है, चोट लगती है।
और जब वो पैदा होता है तो उसके दिमाग तो जब वो पैदा होता है तो वो अपने बाप से नफरत करता है। जेनेटिकली उसके डीएनए में कुछ ऐसी बात है कि ही हेट्स मतलब हिज फादर। और वो पूरी कहानी जो है वो उस एबनॉर्मल बच्चे की, मतलब जो कि बायोलॉजिकल फॉल्ट है उसका, लेकिन वो जो बायोलॉजिकल फॉल्ट है या जो बायोलॉजिकल क्यूरिटी उसके ऊपर हुई है, उस क्यूरिटी को इमोशनल एक बेस मिल गया है। आप जानते हैं ना कि जो लोग कहना चाहिए इंसेन हो जाते हैं या न्यूरोटिक हो जाते हैं या डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं, तो वो दो टाइप का होता है, या तो इमोशनल होता है या वो ऑर्गेनिक होता है। तो ये ऑर्गेनिक है, लेकिन वो ऑर्गेनिक जो है वो चेंज इमोशंस के अंदर हो जाता है। तो वो पूरी कहानी जो है वो एक बच्चे की कहानी, बच्चे के बाद वो जवान होता है, जवान होकर बूढ़ा होता है, फिर उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। उसके अपनी माँ से क्या रिलेशन है, बाप से क्या रिलेशन है, दुनिया से अपनी बीवी से क्या रिलेशन है, इस सब के बारे में है। फिर दूसरी ये कि जो हाशिए पे गए हुए लोग हैं, जो सबाल्टर्न जो हमारा वर्ड है, जिनको के लोग आमतौर से इग्नोर कर देते हैं, ये कहानी उन सब के बारे में भी है। वो लोग जो कि इस जिंदगी से ज़्यादा एक तरह की मौत जो है, वो उनकी ज़िंदगी जो है वो शायद मौत के बराबर है, क्योंकि मौत जो है वो तो एक तरह से वो उनके लिए मुक्ति होगी, जबकि उनको कोई जी। मुक्ति, कोई निजात, कोई डेलिवरेंस उससे नहीं मिल रहा है। तो ये मौत की किताब नाविल है मेरा, ये हिंदी में भी 2 जगह से छपा, अभी तो इसको रेख्ता ने भी छाप दिया है, और इंग्लिश में भी छपा है, और ये फ्रांसीसी में भी छप रहा है, और ये स्पेनिश में भी छप रहा है। ये ओके। हर तरह से इंग्लिश में छपा है ये। जी जी जी। जी। तो सर, जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि आप अभी लिखते हैं, आपका एक प्रोफेशन राइटिंग है और दूसरा प्रोफेशन आपका अभी टीचिंग में है, तो आप कैसे दोनों प्रोफेशन को मैनेज करते हैं सर? हमें अपना चूंकि टाइम मैं मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, चूंकि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि चूंकि मैं लिटरेचर ही पढ़ाता हूँ। जी जी। अगर मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर होता, या मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री का अगर प्रोफेसर होता, तो हो सकता है कि मुझे कुछ मुश्किल होती दोनों चीज़ों के अंदर मैनेज करने में। हालांकि नहीं होती, क्योंकि जो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, अगर वो स्ट्रांग है, तो मेरा मानना ये है कि हमेशा क्रिएटिविटी एडवर्स कंडीशन के अंदर ही ज्यादा फलती फूलती है। यानी जितनी आपके रास्ते के अंदर जितनी भी रुकावटें डाली जाती हैं, इफ यू आर ए जेन्युइन राइटर, देन यू कैन यस को यस। हाँ, देन यू मे श्योरली कोप विद इट। तब आप उसका वो आपके लिए एक चैलेंज होता है। लेकिन चूंकि मेरे साथ, तो बल्कि ये कहूँगा कि खुशकिस्मती है मेरी, सौभाग्य है मेरा कि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लिटरेचर पढ़ाता हूँ, उर्दू लिटरेचर यस। पढ़ाता हूँ। तो वो दोनों का एक खास ताल्लुक बनता है, क्योंकि लिटरेचर के अंदर भी हम फिक्शन भी पढ़ाते हैं, हम पोइट्री भी पढ़ाते हैं। तो हमारा जो प्रोफेशन है वो इससे मतलब रास्ते में कहीं नहीं आता, बल्कि मुझको तो पढ़ा के, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा के, उनसे रिसर्च करवा के बहुत खुशी मिलती है। और मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, बल्कि बोथ आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। माई प्रोफेशन एज ए प्रोफेसर is totally complementary and compatible with the being of my writing. सो सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपकी प्रोफेशन और आपकी राइटिंग दोनों चीजें, दोनों एक ही चीजों से रिलेट करता है, तो आपको क्या फेलियर्स जी। आपको क्या फेलियर्स फेस करने पड़े इस बुक को लिखते वक्त? फेलियर्स? जी। नो फेलियर एट ऑल। मेरी किताब ये है, तो मैंने किताब 40 दिन में लिख दी थी, 40 डेज में लिख दी थी, क्योंकि डेंस बहुत है लेकिन पेजेस ज्यादा नहीं है। बट ओके। इट्स हाँ, बट इट्स ए वेरी लोडेड 120 पेज की किताब है। 40 दिन में लिख दी थी। देयर वॉज नो फेलियर। और अभी तक इस किताब के ऊपर 32 आर्टिकल्स, 32 हम्म। रिव्यू आर्टिकल्स इसके ऊपर आ चुके हैं, और लगातार ये सिलसिला जारी है। हिंदी में भी आए हैं, इंग्लिश में भी आए हैं, जी। द हिंदू में आया, डॉन में आया, आउटलुक में आया, क्विंट में आया। तो इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी
इस पे आर्टिकल रहे, तो मुझे लगता है कि नाम इसका बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो सकता है, लेकिन ये किताब मेरे लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक मतलब साबित हुई, और मेरे करियर को ऐसे फिक्शन राइटर इस किताब ने बहुत रोशनी दी, और मुझे नहीं लगता कि कोई फेलियर हो, बल्कि मुझे इसी किताब के जरिए बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन की। तो कोई फेलियर नहीं है, सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है। अगर सक्सेस कोई चीज़ होती है, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ कि इस दुनिया में कंप्लीटली या प्योर सक्सेस नाम की कोई चीज़ होती है। इवन जो अनसक्सेसफुल पर्सन होते हैं वही इस दुनिया के जो हैं ज़्यादा काम आते हैं, वो इस दुनिया के जी ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बहुत सफल व्यक्ति जो होते हैं, बहुत कामयाब लोग जो होते हैं, वो अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, वो अपने लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन राइटर है, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, इनका इनका ताल्लुक इमोशनल्स और ये फीलिंग से होता है, तो ये दूसरों के दुखों में और दूसरों के सुखों में और दूसरों के ऊपर आई हुई जो भी मुसीबतें हैं, चाहे वो उनकी नेचर इंडिविजुअल हो, एग्जिस्टेंशियल हो, या पॉलिटिकल हो, जी या सोशल हो, या वो जिस सोशल कंडीशन में है, उनको शेयर करता है, उनमें भागीदारी करता है। तो असफल तो रहेगा कहीं, कोई भी रियल राइटर जो होता है वो कभी बहुत सुखी तो नहीं रह सकता, क्योंकि जिस दिन वो एकदम से सुखी हो जाएगा उस दिन वो लिखना छोड़ देगा। जी 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 सर, सही कहा आपने। तो सर अभी आप किसी और किताब पर भी आप काम कर रहे हैं कि हाँ, तो उसके बाद भी एक मेरा आगे? नावल, मेरे हाँ दो नावल उसके बाद आए हैं। एक तो अभी उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आया है, नेमत खाना नाम से। द हाँ, तो पैराडाइज ऑफ फूड के नाम से अभी उसका इंग्लिश में वो अभी छपी है जगर नेट जी से। उसके बाद एक नावल मेरा एक खंजर पानी में आया, जो कि वबा के ऊपर था। मतलब अभी एक नावल आया था पिछले साल, जो ये जो फैली हुई थी वबा, तो इसी को एग्जैक्टली ये वबा तो नहीं थी, लेकिन इसको सिंबल बना के इसकी तरफ इशारा करते हुए मैंने एक नावल लिखा था, और अभी हाल में एक और नावल भी आ रहा है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सर जैसा कि आप देख हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन इन लोगों में कई लोग न्यू ऑथर्स हैं और जो बुक लिखने की तैयारी कर रहे हैं, तो सर उनके लिए आपके लिए आप कोई फ्यूचर टिप्स देना चाहेंगे या ऐसा कोई सजेशन जो उन्हें अपने फ्यूचर को बिल्ड करने में काम आएगा, तो प्लीज बताइए। हाँ, मैं वैसे तो अपने आप को इस पोजीशन में नहीं समझता हूँ कि मैं मतलब किसी को पैट्रोनाइज करूँ, लेकिन अपने तजुर्बे की बिना पे मैं इतना कह सकता हूँ कि लिखना जारी रखें। यानी जी जब भी विचार आए मन में, तो ये ना सोचें कि ये विचार इस काबिल नहीं है कि इसको मतलब क्या फायदा लिखने से, ये तो बहुत बेतुका सा है, ये तो बड़ा उल जलूल सा है। नहीं, जो कुछ भी ख्याल आ रहा है, क्योंकि जो भी ख्याल आता है वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। जो विचार आते हैं आपके अंदर, वो सबकॉन्शियस में होते हैं आपके। तो आप कुछ भी सोच नहीं सकते सोच के, आप जी कॉन्शियसली सोच सकते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सबकॉन्शियस में होती है। तो कोई विचार आए, कोई आइडिया आए, तो उसको फौरन जो है वो कागज लेके और कलम लेके उसको लिखने बैठ जाना चाहिए, क्योंकि एक राइटर का जो सबसे बड़ा धर्म है वो कागज और कलम है। तो वो उससे अपना रिश्ता ना जोड़ें, और ये ना सोचें कि आज की बात जो है उसको कल को ना टालें। और दूसरी बात ये कि आसपास की दुनिया को बहुत गौर से देखें। और आसपास की दुनिया को बहुत गौर से देखने की जब मैं बात करता हूँ, तो उसका मतलब ये कि जो स्मॉल थिंग्स हैं उनकी डिटेल होना चाहिए। जो लार्ज चीजें हैं उनके बारे में तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन मतलब आसमान देखने से कुछ नहीं बनेगा, जमीन भी बहुत गौर से जी देखनी चाहिए, और सड़क भी बहुत गौर से देखना चाहिए। तो जिन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं लोग, एक राइटर होने के नाते जो नौजवान राइटर हैं उनके लिए मेरा यही कहना है, मेरा एक कहना चाहिए एडवाइस है, या कहना चाहिए कि सजेशन है, कि किसी चीज को नेग्लेक्ट ना करें। ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, वेरी कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। इसकी आदत डालना चाहिए कि बड़ी बड़ी चीजें सब देखते हैं, छोटी छोटी चीजें कोई नहीं देखते हैं। तो इसके लिए जैसे मंटो थे, बहुत ही मशहूर राइटर, आपने नाम सुना होगा मंटो, हमारे यहाँ जी हिंदी में भी जी बहुत जी पढ़े जाते हैं। तो मंटो कहते हैं कि देखिए, स्टोरी कहने के लिए आपको अपने ईगो को मारना पड़ेगा, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को आपको खत्म करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम इनविजिबल लाइक ए गॉड।
और आपको जो है वो सड़क पे पड़े हुए रोड़े, कंकर, पत्थर को भी गौर से देखना पड़ेगा, उसको अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, वरना आप और कुछ तो बन सकते हैं लेकिन आप राइटर नहीं बन सकते। जी जी जी। तो सर काफी लोग हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स आपके ज्वाइन हैं एज अ व्यूअर। तो सर हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ही से हमने लिखना सीखा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका स्टूडेंट होके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो सर आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उनकी मतलब मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि मुझसे किसी ने लिखना सीखा होगा, लेकिन हाँ ये है कि लोग मेरी चीज़ों को पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि उनको उससे कुछ इंस्पायरेशन मिलती हो। भाई हम भी अपने से पहले की नस्ल से इंस्पायरेशन लेते रहे, तो अगर मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपनी आगे आने वाली नस्ल को कुछ हौसला अफजाई कर सकता हूँ, वो मुझसे सीखना तो नहीं, लेकिन ये कि अगर लिखने के लिए कोई जज्बा उनमें पैदा होता है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन सब युवा लोगों का, चाहे उसमें मेरे स्टूडेंट हों चाहे मेरे स्कॉलर हों, सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद पेश करना चाहूँगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर हम भी आपको थैंक यू कहना चाहेंगे हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे व्यूअर्स से भी बहुत बहुत थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। हम जी, आपसे नेक्स्ट लाइव इंटरव्यू में मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी। खुदा हाफिज।